नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स पे। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो जो ये मॉक टेस्ट है मैंने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। तो ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इस मॉक टेस्ट को खुद अटेम्प्ट कीजिए, बाकी वीडियो में तो मैं सारे आंसर आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपको बताता हूँ पैटर्न कैसा रहता है हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का। आपको टोटल आएंगे 50 क्वेश्चन और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पिछली बार जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या था, हिमाचल जीके और इंडिया जीके ही पूछी थी, यानी मैक्सिमम जीके ही पूछी थी। मगर इस बार सिलेबस चेंज कर दिया। मैं आपको एक बार सिलेबस भी बताता हूँ क्या सिलेबस रहेगा। तो जो हमें पीडीएफ दे रखी है इसमें बता रखा है कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर में 50 क्वेश्चन आएंगे। टाइम मिलेगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बोथ लैंग्वेज में रहेगा, यानी इंग्लिश या हिंदी बोथ में आएगा। हाई कोर्ट जो क्लर्क है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, मगर प्रोसेस सर्वर का बोथ लैंग्वेज में आएगा। और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो मैथमेटिक्स आएगी, जनरल साइंस आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी, रीजनिंग और जीके। बस सब्जेक्ट बताए, ये इन्होंने नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये थोड़ा इन्होंने गलत किया है, क्योंकि थोड़ा हमें आइडिया तो होना चाहिए कि हाँ भाई किस पे ज़्यादा फोकस करें, जीके के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के इतने आएंगे। तो कोई भी आइडिया नहीं है, ये तो बस राम भरोसे आप तैयारी करके जाओगे। अगर क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना कोई पता नहीं। तो ये चीज़ इनकी थोड़ी गलत है। थोड़ा पैटर्न बताना है तो अच्छे से बताओ। पोस्टें तो ठीक निकालिए, 100 के अराउंड पोस्टें है प्रोसेस सर्वर में। पहले इतनी पोस्टें नहीं आती, तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो बता देता हूँ आपको। वो कितनी गई थी, 48 गई थी 50 में से। तो पोस्टें ही 10-15 होती थी, ज़्यादा पोस्टें होती नहीं थी। और जो पेपर है वो बहुत ईजी बना देते हैं। ये 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड है उसमें जो पेपर रहते हैं वो सारे ही ईजी बनाए इन्होंने। तो प्रोसेस सर्वर में 48 कट ऑफ चली गई थी, क्योंकि पोस्टें भी कम थी और पेपर बहुत ईजी बना देते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से मेरिट में नहीं आ पाते। मगर इस बार जो है आपकी वैकेंसीज वो ज़्यादा है तो कट ऑफ कम ही रहेगी। बाकी पेपर तो ईजी होने वाला है, ये डेफिनेट सी बात है, क्योंकि 5 साल में जितने भी इन्होंने पेपर डाले हैं वो सारे ईजी डाले हैं प्रोसेस सर्वर और क्लर्क के। तो पेपर ईजी रहेगा। मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट बना दिया, अपने आपको चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। वीडियो में तो सारे आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं ये मॉक टेस्ट बना रहा हूँ तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। आपने खुद देखा सिलेबस इन्होंने कोई भी डेफिनेट नहीं बता रखा। बस ये बताया हमें मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। तो सब कुछ ही पढ़ना है। बाकी पता नहीं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर ईजी रहेगा, मगर कट ऑफ भी आपको पता है हाई रहती है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स लगने वाले हैं, तो तैयारी आपकी अच्छे से कर लो। बाकी मॉक टेस्ट में तो पता ही लग जाएगा कैसी तैयारी है आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भृगु झील स्थित है, आपको ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट हमें बताइए, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना। तो भृगु लेक हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील है, भृगु लेक है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी कुल्लू। चलिए सेकंड देखते हैं। फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू बी गिवन हेरिटेज स्टेटस इन 1997 वॉज। तो 1997 में हेरिटेज स्टेटस पाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था। तो बताइए पहला गांव कौन सा था। ऑप्शन देख लेते हैं, हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। प्रागपुर, देहरा गोपीपुर, सुजानपुर, नूरपुर। तो फर्स्ट विलेज कौन था इंडिया का जिसे हेरिटेज स्टेटस मिला 1997 में। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है प्रागपुर। तो प्रागपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया का पहला विलेज था जिसे हेरिटेज स्टेटस मिला 1997 में। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है प्रागपुर। थर्ड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, सुंदरनगर, हमीरपुर, शिमला या धर्मशाला। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, जो थर्ड का राइट आंसर है वो है धर्मशाला। धर्मशाला में स्थित है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्मशाला। फोर्थ क्वेश्चन है, द सेक्स रेशियो ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इज। तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार क्या है। तो बताइए 2011 में आपको पता है जनगणना हुई थी। तो उस समय जो भारत का यानी हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो था वो क्या था, 970 था, 973 था, 976 था या नन ऑफ दीस था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो राइट आंसर है वो है 972। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको 972 आंसर मिलेगा। सेक्स रेशियो क्या था हिमाचल प्रदेश का 2011 में, 972 था। किसी किसी बुक्स में 974 भी दिया है, मगर हमारे ऑप्शन में तो कोई भी नहीं था तो हम नन ऑफ दिस करेंगे। मगर गूगल में आप सर्च करोगे तो 972 इसका आंसर आएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक हिल्स आर ऑल्सो नोन एज।
तो शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता था, बताइए शिवालिक पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता था पुराने समय में? मौलाक पर्वत, मैनाक पर्वत, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैनाक पर्वत। तो शिवालिक जो हिल्स थी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उन्हें पुराने समय में मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। जो मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया इसका लेवल इजी रखा है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 5 साल में जो इनका पैटर्न रहा है वो इजी रहा है। एग्जाम ये इजी ही बनाते हैं, तभी जो कट ऑफ है इतनी हाई जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ इजी बनाया सर ने, ये तरीका ही ऐसा है इनका, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं। अब 6 देखते हैं। कामरू अ फेमस प्लेस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपको बताना है जो कामरू प्रसिद्ध स्थान है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हमें दी है लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। किन्नौर की जो सांगला घाटी है वहां पर ये कामरू है, ठीक है, कामरू गांव है किन्नौर की सांगला घाटी में। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, किन्नौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश? तो कहना क्या चाहता है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? कुक्ति, कालाटोप, मजाठल या नन ऑफ दीस? तो सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि राइट आंसर क्या है वो है शीली। तो शीली है जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। तो आपको आंसर कौन सा सिलेक्ट करना है? नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं था। एट्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम? तो जो हिमाचल प्रदेश था वो यूनियन टेरिटरी कब से कब तक रहा था, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1948 से 1951 तक यूनियन टेरिटरी रहा, या 1951 से 54 तक, 1956 से 71 तक, या नन ऑफ दीस? तो एट्थ का राइट आंसर क्या होगा? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1956 से 1971 तक। तो 1956 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना और 1971 तक रहा था, क्योंकि उसके बाद स्टेट बन गया था। तो एट्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो गांधी जी थे वो पहली बार शिमला कब आए थे? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दी है 1921, 1924, 1927 या 1930? तो गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1921। नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1921। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, पेपर इजी आएगा, मगर सिली मिस्टेक्स आपने अगर करी तो आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। जो इजी क्वेश्चन है वो तो सही करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन हमें दे रखे, ऑप्शन को हम देख लेते क्या क्या हमें ऑप्शन दिए। 1939, 1942, 1945, 1956? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है 10th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी, 1946। तो 1946 में किसकी स्थापना हुई? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1946। 11th क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो 11th का राइट आंसर क्या होगा? 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? जो फूलों की घाटी ये है उत्तराखंड में। 12th क्वेश्चन है, लोकटक इज अ? तो ये लोकटक क्या है? ऑप्शन हमें कुछ दे रखे हैं, चलिए देख लेते क्या क्या दे रखे हैं। पहला जो हमें ऑप्शन में ऑप्शन दिया है वो है रिवर, माउंटेन रेंज, वैली या लेक। तो लोकटक क्या है? एक रिवर है, माउंटेन रेंज है, वैली है, लेक है। 12th का राइट आंसर क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है लेक। तो लोकटक क्या है? ये एक लेक है, मणिपुर में लेक है लोकटक, ठीक है। लोकटक क्या है? ये एक लेक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लुक्स आफ्टर द केसेस रिलेटेड विथ? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखभाल करता है? ऑप्शन हमें दे रखे हैं criminal cases, cases related to conservation and security of historical sites, civil cases, environment and forest conservation। तो 13th का राइट आंसर क्या होगा? 13th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है किसके केसेस देखता है? जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। 13th का जो राइट आंसर ऑप्शन डी। 14th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? तो भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो आपको पता ही होगा कि जो भारतीय स्टेट्स थी उन्हें जो लैंग्वेज थी, यानी लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया था स्टेट्स को। तो पहली आंध्र प्रदेश बनी थी, तो कब बनी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं।
1953 में, 1954 में, या 1955 या 1956 में? तो 14th का जो राइट आंसर है, 14th का राइट आंसर है 1956 में। तो जो इंडियन स्टेट थी उन्हें लिंग्विस्टिक बेसिस में कब रिकॉग्नाइज किया था? 1956 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है? 15th है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो आपसे पूछ रहा है कि रिटायरमेंट एज क्या है। 60 साल है, 62 साल है, या 65 है, या 68 है? ठीक है, बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या? 65 ईयर्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो रिटायर कब होते हैं? 65 ईयर्स बाद होते हैं। जो हाई कोर्ट के होते हैं वो होते हैं 62 साल बाद। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 16th है, द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो चुनाव आयोग की शक्तियां हैं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? आर्टिकल 324, 380, 356 या 376? तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया है कॉन्स्टिट्यूशन के? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 में। द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 324। तो 16 का राइट आंसर है आर्टिकल 324। 17th है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ऑप्शन क्या क्या देखें, ऑप्शन देख लेते हैं। देहरादून में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? 17th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, देहरादून। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है देहरादून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 18th क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज? भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय थे तो कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाजपत राय या सी आर दास? तो 18th का राइट आंसर क्या होगा? 18th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये क्या थे? पहले इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 19 है, हु फर्स्ट वॉइस्ड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? तो भारत में पहली बार जो मुस्लिम स्टेट, एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो आइडिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या नन ऑफ दीज? तो 19th का जो राइट आंसर है वो क्या? 19th का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट का आइडिया था वो दिया था इंडिया में। तो 19th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। 20 है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति को पद पर जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या दे रखे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? सीधी सी बात है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलानी तो कौन? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। तो ऐसा रहता है, दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको शपथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर? तो 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे निचली प्रदर्थ है वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर। सबसे निचली लेयर वो है ट्रोपोस्फेयर। 22 है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस? तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? 22 का जो राइट आंसर है वो है वायरस। ठीक है, वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। 23 है, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? तो किसे कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है? कौन सी चीज़ में होता है? कैप्सिकम में होता है, टोमेटो में होता है, ग्रेप में होता है, लेमन में होता है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, लेमन। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होगा? लेमन में होगा। 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव? तो इनमें से कौन सा फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? हमें ये बताना है। तो
ऑप्शन है रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस या ग्रीन फॉस्फोरस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉस्फोरस कौन सा है? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिया। अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। जीके के टोटल मैंने 25 रखे। जीके जो आपका हिमाचल जीके, इंडिया जीके और साइंस, बाकी 5 इंग्लिश के रहेंगे, 5 हिंदी के, 5 रीजनिंग के, 5 मैथ्स के। तो ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हैं। वैसे इन्होंने डेफिनेटली बताया नहीं कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से डालेंगे, तो कुछ इस टाइप का हो सकता है। तो मैंने आपके लिए हर सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसा पेपर आएगा। बाकी आपकी जो भी मार्क्स बनते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट करके बता देना ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए कि कैसी तैयारी चल रही है स्टूडेंट्स की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 क्या है? आई डैश माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। आई डैश, आई सबमिटेड माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। आई कैन सबमिट माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। आई वुड हैव सबमिटेड my assignment before I left the office. I had submitted my assignment before I left the office. तो 26 में आएगा। 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, I had submitted my assignment before I left the office. 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी, I had submitted। फिर है द इंस्ट्रक्शंस आर डैश क्लियर। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे क्वाइट, क्वाइट, मोर, फॉर। तो यहाँ पर क्या आएगा, द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर। तो क्वाइट कौन सा आएगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो यहाँ पर 27 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्वाइट। ठीक है, ये वाला क्वाइट आएगा। द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर। अब ये क्वाइट कौन सा है? ये क्वाइट आपका जैसे बी क्वाइट, खामोश रहो, उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा बल्कि ये आएगा, द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 28 देखते हैं। पिक अप द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो कौन सा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है इस वर्ड का मीनिंग? कोलेट्रल। तो कोलेट्रल का मीनिंग कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करेगा? कॉरस्पॉन्डिंग, बेस्ट, कलेक्टेड या इंटेलिजेंट। तो कोलेट्रल कैसे होता है? जैसे कभी आप बैंक से पैसे लोगे तो बोलेंगे कोलेट्रल दो, मतलब इसके बदले, इसके बदले अगर आप पैसे नहीं दोगे तो क्या चीज़ हम लें, आपका घर लें, गाड़ी लें। तो कोलेट्रल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग। 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉरस्पॉन्डिंग। 28 का राइट आंसर है कोरस्पॉन्डिंग। कोलेट्रल का अगर बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है कोई मीनिंग तो करस्पॉन्डिंग कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। पिक अप द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें आपको अपोजिट बताना है चेरिश का। तो चेरिश का कौन सा अपोजिट वर्ड है, यानी मीनिंग दे रहा है? तो कंडेम दे रहा है, एडोर दे रहा है, वेनरेट दे रहा है, एंगेज। तो चेरिश क्या हो गया? जैसे संजोना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो है कंडेम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ये क्या होता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा आ जाए, आप थोड़ा परेशान हो जाओगे कि हाँ इनकरेक्ट दे रखा है, अब इनकरेक्ट तो है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन को सेंस बनेगी नहीं। तो यहाँ होगा करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दिया, आपको करेक्ट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ इसी में उलझे रह गए और टाइम निकल गया। अगर गलत क्वेश्चन है तो सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, टाइम का मेन रोल रहता है क्योंकि 1 घंटे में आपको क्वेश्चन करने। तो अगर आप टाइम ऐसे ही बर्बाद करोगे, अभी मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, तो मैथ और रीजनिंग में आपको पता है टाइम लगता है। बाकी जीके तो कर लेते हैं सब जल्दी, तो इंग्लिश, हिंदी, जीके जल्दी चीज़ें हो जाती है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग में टाइम लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर देन ईयर्स बिफोर 2010। ये तो रॉन्ग है आपका। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स बिफोर 2010। ठीक है, ये वाला आपका सेंटेंस ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स नाउ, ये भी रॉन्ग है। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स बिफोर गोइंग टू बेड, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस था वो ऑप्शन बी था, मगर जो क्वेश्चन था इसमें लिख दिया इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट होना था। तो जब भी ऐसा कुछ हो क्वेश्चन छोड़ देना। बाद में करना तो है ही क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मगर बाद में एक बार ध्यान दे देना, मगर पहले पूरा पेपर कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको। अब हिंदी का सेक्शन आ गया है। तो 31 का जो राइट आंसर है, सीधा आपको आंसर बताता हूँ। 31 का जो स्त्रीलिंग होगा वो है ऑप्शन सी, कवित्री। ठीक है, 31 का जो राइट आंसर है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो को देखिए और अपने आप को चेक कीजिए। 32 है, रसोई घर समस्त पद का विग्रह क्या है? तो रसोई घर का आपको पद विग्रह करना है। तो रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई और घर, रसोई में घर। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर क्या हुआ? रसोई के लिए घर। 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रसोई के लिए घर। 33 है,
यथाशक्ति समासपद में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं मैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, अव्यवहार समास या तत्पुरुष। तो 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी अव्यवहाय समास। ठीक है, अव्यवहाय समास इसका राइट आंसर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्यवहाय। चलिए 34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्या देते हैं? शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप बताना है आपको। सन्यासी कैसे लिखेंगे अगर सन्यासी को लिखना हो तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सन्यासी। ठीक है, सन्यासी ऐसे लिखेंगे। तो सन्यासी का कैसे लिखना है? ऑप्शन बी सन्यासी ऐसे लिखते हैं। शुद्ध रूप बताना था, यानी आपको स्पेलिंग ठीक बतानी थी इसमें। 35 है कारावास का संधि विच्छेद। तो कारावास का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इजी सही है। कार प्लस वास, कार प्लस वास, करा प्लस आवास, करा प्लस आवास। तो 35 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कारा प्लस आवास। कारावास का संधि विच्छेद क्या होता है? कारा प्लस आवास। 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आगे 36 है। वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आगे। आपको बस सिंपली बताना है जो ये सीरीज है आपकी, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें रीजनिंग आने वाली होगी तो आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो आपको 5 मिनट पहले ही मिल जाता है। मान लीजिए 12 बजे एग्जाम है तो 11:55 में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जो आंसर शीट है जिसमें मार्क करना है वो तो पूरे टाइम पे मिलेगी। तो क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, आपने अल्फाबेटिक सीरीज पूरी लिख देनी है, और अगर रीजनिंग का कोई ना कोई क्वेश्चन आना तो उससे जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अल्फाबेटिक सीरीज से आपका सॉल्व होगा। तो अगर आपने अल्फाबेटिक सीरीज लिख रखी है ABCDEFGHIJKLMN PQRST, तो ऐसे आपने अगर अल्फाबेटिक सीरीज लिख रखी है, एग्जाम टाइम लिखोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बाकी तब भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए, अब मैं सीरीज पता करता हूँ। डी के बाद क्या है? एफ है, एफ के बाद एच है, फिर जे है। तो देखिए डी ये रहा, एफ ये रहा, फिर एच आया, फिर जे आया, अब अगला क्या आएगा? एल आएगा। तो यहाँ पर एल है, देखिए एल किस ऑप्शन में? बी और डी में एल है, तो पहला तो एल होगा ही होगा। अब आपने देखना है लास्ट वाला। देखिए दोनों बी और डी में क्यू क्यू, तो ये लास्ट वाला देख के फायदा नहीं, बीच वाला देखते हैं। के, फिर जे, फिर आई, फिर एच। तो के कहाँ पर है? केरा, जे आई एच, जी, अगला जी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे अल्फाबेटिक सीरीज आपकी हेल्प करती है रीजनिंग का। अगर कोई भी एग्जाम हो तो इससे जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है इन अ सर्टेन कोड फ्लावर्स इज रिटर्न एज। ई की ये कुछ आप कोड दे रखा है। अब कोड पता करने का तो तरीका ये होता है, पहले फ्लावर लिख लो, फ्लावर आपने लिख लिया, फिर जो कोड है वो लिख दो उसके नीचे EKNVDQR। अब आपने अगर वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी होती, जैसे जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ मैंने आपको बोली थी वो लिखने के लिए, तो देखिए अब F के पहले क्या आ रहा है? E आ रहा है। वैसे ही L से पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में K आता है, O से पहले N आता है। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते थे। तो सुप्रीम में क्या होगा? अब जो आपका S है, S से पहले क्या आएगा? S से पहले R आएगा। ठीक है, तो आर इसमें से देखिए कहाँ है? बी और डी ऑप्शन में है। तो आप ऐसे करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो 37 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो आपको तरीका तो पता ही लग गया कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ 38। इफ जनवरी 1 इज अ फ्राइडे देन व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन द लीप ईयर। तो कह रहे हैं कोई साल है जो लीप ईयर है। लीप ईयर आपको पता लग गया कि 365 डेज होते हैं, नॉर्मल जो ईयर होता है, और लीप ईयर में 366 होते हैं। तो अब हमें बताना है कि जैन जो एक है तब तो बोल रखा है फेब्रवरी है, हमें बताना है मार्च एक को कौन सा डे होगा। ठीक है, जो मार्च एक है उस दिन कौन सा डे होगा ये हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा दिन होता है। तो सबसे पहले जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। एक दिन तो हो गया क्योंकि जनवरी एक उन्होंने बताया फ्राइडे, तो टोटल बचे कितने? 30 दिन। फरवरी में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं। और मार्च का एक दिन, क्योंकि मार्च की 1 तारीख हमें बतानी है तो एक दिन लिख लो। इसको ऐड करोगे कितना हुआ? 60 हो गया। अब इस 60 को डिवाइड किससे करना है? 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर 7 दिन बाद जो डेज हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो 7 से आप डिवाइड करोगे। अब 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 7 8 जा कितना हुआ? 7 8 जा होगा 56। ठीक है, 7 8 जा होगा 56। बचा कितना? 4 बचा। ठीक है, 7 8 जा कितना हुआ? 56 हुआ, 4 बचा। अब फ्राइडे था तो फ्राइडे में आपको 4 प्लस करना है, 1 2 3 4। फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, फिर संडे,
फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। ट्यूसडे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्यूसडे। तो ये सारे जो रीजनिंग रहती है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, देख लेना, हर एक टॉपिक अच्छे से समझा रखा है। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे आपकी रीजनिंग की कभी दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट चैनल पे है, रीजनिंग के आप सारे लेक्चर देख सकते हो। तो तभी मैं इतनी जल्दी से आंसर निकाल दे रहा हूँ इसका। अब हम 39 देखते हैं। Pointing to a photograph, Arun said, "She is the mother of my brother's son's wife's daughter. How is Arun related to the lady?" तो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो थोड़ा सा परेशान करने वाली लाइन लिखी हुई है, तो हिंदी में थोड़ा इजीली पता लग जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण, तो अरुण है, अरुण क्या कहता है, वह मेरे भाई, तो उसका भाई है, अरुण का भाई है, तो ब्रदर लिख लो यहाँ पर। अरुण का भाई के बेटे, तो भाई का जो बेटे हो गया, तो भाई का बेटा सन हो गया, ठीक है। और उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी सन की वाइफ है, की बेटी की माँ है, तो भाई के बेटे की माँ है, तो उन दोनों का एक डॉटर है, बेटी उसकी माँ है, तो ये वाइफ की बात कर रहा है। तो अरुण का उस लड़की से क्या रिलेशन होगा, तो उसके जो भाई है उसके बेटे की पत्नी है वो, तो क्या उसकी लगी, उसकी अंकल लगी, ठीक है। जो लड़की है उसका अंकल लगा अरुण, तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो अंकल होना चाहिए, तो यहाँ तो नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। 39 का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो अरुण है उसके भाई के बेटे की पत्नी की बेटी है, ठीक है, बेटी है उसकी माँ, तो उसकी माँ कौन है, जो उसकी बेटे की, जो उसके भाई के बेटे की पत्नी होगी, तो वो उसकी क्या लगेगी, अंकल लगेगी, ठीक है। उसकी वो जो बेटी होगी वो क्या लगेगी, अंकल लगेगी, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रखा है, तो आप जब इन क्वेश्चंस करोगे तो आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा, तो ज़्यादा इसमें सोचना होता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। 40 है, रजनीश स्टार्टेड टू मूव इन द ईस्ट एंड टर्न टू हिज राइट, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे जैसे ये बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको फिगर बनाना है। यहाँ लिख दो नॉर्थ, यहाँ लिख लो ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो पहले बोला रजनीश स्टार्टेड टू मूव इन द ईस्ट, ईस्ट में गया एंड टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर चलने के बाद अपने राइट में मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, वॉकड 20 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो ये अपने राइट को, हमारे राइट को नहीं, अपने राइट को, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका राइट इस तरफ होगा, तो वॉक 35 मीटर, 35 मीटर फिर गया। इन दी एंड ही वॉक 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट को गया और 20 मीटर गया। तो पूछ रहा है टोटल कितना जो उसने सफ़र है वो तय किया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 20 है और नीचे भी 20 गया, तो टोटल 40 गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 40। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 40 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आगे, तो 41 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 281, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 280, द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 178.5, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोल रहे हैं जो एवरेज है 5 नंबरों का वो है 281, तो हम टोटली पता कर सकते हैं, 5 इंटू 281 कर दो, हमें पता लग जाएगा टोटल क्या है उनका, जो नंबर का सम है। और पहले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 280 है, तो 2 इंटू 280 कर दो, पहले 2 नंबर का सम पता लग जाएगा। फिर हमारा थर्ड नंबर है प्लस एक्स, और लास्ट के 2 का बता रखा है 2 इंटू 178.5, तो ये इक्वल होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 281 इंटू 5 करोगे तो 1405 आएगा, और आपका जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड क्या है 560 आएगा, 280 इंटू 2 होगा 560 प्लस एक्स, और 2 इंटू 178.5 करोगे तो 357 आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे x को, तो 1405 है, बाकियों को उस साइड ले जाओ माइनस में प्लस करके, तो ये 917 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 488, तो 488 इसका राइट आंसर है। 41 का जो राइट आंसर है वो है 488। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 है, द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 28% ऑफ द सेम नंबर इज 225, व्हाट इज द 38% ऑफ दैट नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इजी तरीके हैं, जब आप मैथ्स करोगे तो वैसे तो लंबे मेथड भी होते हैं मगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, तो वो आप करोगे तभी पता लगेगा। मैथ्स इतना सिंपल है नहीं, मगर प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो अगर प्रैक्टिस डेली करोगे तो सिंपल अपने आप लगने लग जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपने बोला 50%, द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 28% ऑफ द नंबर इज 225, तो आपने क्या करना है, 58% है, उसमें से आपको जो दूसरा दे रखा है 28% माइनस कर दो, तो ये आएगा 30%। तो ये 30% किसके बराबर होगा, ये जो 30% है ये बराबर होगा 225 के, क्योंकि डिफरेंस बोला है 58% ऑफ अ नंबर है, 28% ऑफ नंबर इज 225, तो 30% किसके बराबर होगा, ये होगा 225 के बराबर। तो हमें 38% बताना है उस नंबर का, तो 30% तो हमें पता है, तो 225 यहाँ पर लिख लो। अब आपको इसको क्या करना है, इंटू 38 करना है और डिवाइडेड बाय 30 करना है, ठीक है। इंटू 38 करो
डिवाइडेड बाय 30 करो। अब देखिए यहाँ 38 से इंटू किया, 30 से डिवाइड किया, तो 30 से 30 कट गया, यहाँ 38% हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में आपका जो राइट आंसर आएगा 42 का राइट आंसर क्या है, वो है 285। ठीक है, 285 इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको कट करके भी दे देता हूँ अगर आपको नहीं आता तो। 5 6 जा होता है 30 और 5 4 जा 20, 25 यहाँ आ गया 45। अब अगर हम 6 को करें, 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 हो गया, 5 यहाँ 15। ठीक है, 15 यहाँ आ गया, 2 को यहाँ से काटो, ये 19 हो गया। तो 15 इंटू 19 करोगे तो आपका आंसर आएगा 285। 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 285। चलिए अगला करते हैं। 43 है द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1754 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1492। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को अगर 1754 में बेचें तो जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा, जो लॉस होगा अगर उसे 1492 में बेचें। तो उस जो आर्टिकल उसका एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है कि उसका प्राइस कितना है, तो प्राइस क्या होगा, आपने इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1623। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men can complete one third of the work in 8 days. In how many days can 16 men complete the work? तो कह रहा है 12 बंदे जो काम है उसका एक तिहाई काम कर देते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूछ रहा है 16 बंदे उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अगर 12 बंदे एक तिहाई काम कर रहे हैं 8 दिन में, तो वैसे एक तिहाई का मतलब क्या है, एक जो मान ली टोटली 3 काम है, ठीक है, 3 उसमें डिवाइड कर दे तो एक काम करने में 8 दिन लग रहे हैं, दूसरे को 8 दिन और तीसरे को 8 दिन, तो टोटल कितने लग रहे हैं, 24 दिन में पूरा काम कर देंगे। एक तिहाई वर्क अगर 8 दिन में कर रहे हैं तो जो पूरा वर्क है वो 24 दिन में कर देंगे। ठीक है, 24 दिन में कर देंगे। तो 12 बंदे हैं वो 24 दिन में काम करेंगे, वो है वर्क, टोटल वर्क इतना है। तो 16 बंदे उस काम को कितने दिन में करेंगे इंटू एक्स, तो दिन हमें पता नहीं, अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको काट लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा और यहाँ पर 4 6 जा, तो 3 6 जा कितना हुआ 18। तो 18 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। 45 है a train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, then find the length of the platform. तो कह रहा है अगर एक मान लीजिए बंदा खड़ा है यहाँ पर, अगर ट्रेन इसे पास करती है तो इसे पास करने में कितने 20 सेकंड लगा रही है, और अगर मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है इतना लंबा, इसे पास करने में कितना 36 सेकंड लगा रही है। तो 36 सेकंड लगा रही है, तो देखिए अगर ट्रेन होगी तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म की यहाँ तक पहुँचेगी, फिर खुद की लेंथ भी पास करनी पड़ रही है। तो खुद की जो लेंथ है उसको कितनी हम इस पर्सन से फाइंड कर सकते हैं। मगर सिंपल तरीका क्या है, आपने जो सेकंड से इन्हें माइनस कर देना है, तो हमें प्लेटफॉर्म पता लग जाएगा कि जो प्लेटफॉर्म है ये इतना कितना डिस्टेंस होगा। तो टोटल उसे 16 सेकंड लगेंगे प्लेटफॉर्म को कवर करने में, और जो उसकी स्पीड है वो क्या है 54। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। स्पीड हमें पता है 54 किलोमीटर पर हार है, मगर जो टाइम है वो 16 सेकंड है। तो 16 सेकंड है तो इसे हमें बदलना पड़ेगा आवर्स में। तो वो कैसे बदलेंगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 3 ज़ा 54 हो गया, 18 3 ज़ा 54 हो गया, और 15 इंटू 16 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 इंटू 16 कितना हुआ, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 240 240। तो जो राइट आंसर ऑप्शन डी 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 240। अब जो चैनल है उसमें मैथ्स की प्लेलिस्ट भी एडिट है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखना, हर एक जो टॉपिक है वो मैंने बहुत इजी वे में समझाया और ट्रिक्स के साथ समझाया, ताकि आप सेकंड्स में आंसर सॉल्व करो। ये नहीं कि आपको लंबे लंबे मेथड बताएं, ट्रिक्स में बताएं हर एक टॉपिक, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, आपका ट्रेन्स वाले क्वेश्चन हो, स्पीड एंड टाइम वाले हो, तो हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक्स के साथ उसमें बता रखा है। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 था थोड़ी सी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री। तो जो ये ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म है ये यूएसए और किस कंट्री के बीच में हुआ। 46 में हमें ऑप्शन दिए हैं इंडिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म और जो यूएसए उसने किस कंट्री के साथ कंडक्ट किया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी साउथ कोरिया के साथ कंडक्ट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। Who has been appointed as the new chairman of the Indian Space Research Organization? तो जो इसरो है उसके नए चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, भूपेंद्र यादव, रितु करिदार या पी कुनिही कृष्ण।
तो 47 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ इसका राइट आंसर है। कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन एस सोमनाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 48 क्वेश्चन है, हु इज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन राइफल पायलट? तो जो राफेल प्लेन हमने फ्रांस से लिए थे उसमें पूछ रहा है कि पहली वुमेन पायलट कौन है, यानी राफेल प्लेन को उड़ाने वाली पहली इंडियन वुमेन पायलट कौन है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? शिवांगी जोशी, शिवांगी सिंह, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह पहली वुमेन है जो राफेल पायलट को उड़ाया है, जिन्होंने, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने राफेल प्लेन को उड़ाया है। चलिए 48 का जो राइट आंसर है वो है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री होस्ट द विंटर ओलंपिक्स इन 2022? तो जो विंटर ओलंपिक्स 2022 में होने, कौन है उसकी होस्ट, यानी कहाँ पर होंगे? कनाडा में, चाइना में, रशिया में या स्वीडन में? तो 49 का जो राइट आंसर है वो है चाइना। चाइना में होंगे विंटर ओलंपिक्स। क्वेश्चन 50 क्या है, विच कंट्री विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023? तो क्वेश्चन में कहना चाहता है जो G20 है उसका प्रेसिडेंट कौन होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक? इंडिया होगा, इंग्लैंड होगा, यूएसए होगा, जापान होगा? तो 50 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया। तो इंडिया क्या होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंसी उसके पास होगा। तो आज का मॉक टेस्ट इतना ही था। ऐसे ही कुछ टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, पेपर का लेवल है वो इजी रहेगा, बस आपने सिली मिस्टेक से बचना है। और मैंने आपको बोला जो कट ऑफ है वो हाई रहती है क्योंकि पेपर इजी रहता है, तो इनको थोड़ा फिक्स करना चाहिए। तो पेपर अच्छा सा बना दो तो कट ऑफ भी थोड़ी कम रहे। अब इतनी हाई हाई कट ऑफ है, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, जो ईजी क्वेश्चन है वो तो सही करने ही करने हैं। बाकी पोस्टें इस बार 100 के अराउंड है, तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, मगर आपको पता है 50 क्वेश्चन है तो कितने ही कम जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। बाकी कोशिश करूंगा एक मॉक टेस्ट और ला पाऊँ। अभी 18 दिसंबर को एग्जाम है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लो। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। हम हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट लेते रहते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल देते रहते हैं, एग्जाम अपडेट्स बताते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी मुझे पता है चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।